हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिसीज़ पर है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिसीज़ के क्या लक्षण हैं, ये डिसीज़ क्यों होती है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी या फिर पैथोजेनेसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बीमारी क्या है और इस बीमारी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्यों कहा जाता है। ना रूमेटॉइड का मतलब है डिसीज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आर्थो मतलब जॉइंट्स, आर्थो जॉइंट्स को कहते हैं, शरीर के जोड़ों को कहते हैं। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन। सो अर्थराइटिस का अर्थ हुआ जॉइंट्स की सूजन, वो बीमारी जिसमें जॉइंट्स, हमारी शरीर के जॉइंट्स सूज जाते हैं। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस कनेक्टिव टिश्यू की बीमारी है जिसमें कि जॉइंट्स जो हैं वो सूज जाते हैं और चलने या काम करने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ सूजन की वजह से जॉइंट पेन भी होता है। अब हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को डिफाइन करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिसीज़ अफेक्टिंग जॉइंट्स। रूमेटॉइड अर्थराइटिस लंबे समय तक चलने वाली क्रॉनिक डिसीज़ है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हम प्रोग्रेसिव डिसीज़ कहेंगे क्योंकि इलाज के अभाव में जॉइंट्स या जोड़ों की तकलीफ़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है क्योंकि यहाँ जॉइंट्स सूज जाते हैं। और अब समझते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ऑटो इम्यून डिसीज़ क्यों कहते हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। नाउ ये इम्यून सेल्स बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, फॉरेन बॉडीज़ से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं और इस वजह से हमारा जो शरीर है वो सुरक्षित रहता है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बॉडी के इम्यून सेल्स जॉइंट्स के हेल्दी सेल्स को ही नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं। यहाँ हमारी अपनी इम्यूनिटी जिसका काम हमें सुरक्षित रखना है, वही इम्यूनिटी हमारे जॉइंट्स को नष्ट कर देती है। अब समझते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं। जॉइंट्स स्वेलिंग, जॉइंट्स में सूजन आना, जॉइंट्स का रेड होना, लाल होना और जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट्स में दर्द होना। ना रूमेटॉइड अर्थराइटिस का सबसे कॉमन और सर्वाधिक लक्षण है जॉइंट स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब अकड़न। तो शरीर के जोड़ अकड़ जाते हैं। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो उस वक्त ये जोड़ अकड़े हुए होते हैं, जिसे कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। इसके अलावा 1 या 2 घंटे आराम करने के बाद भी ये जोड़ अकड़ जाते हैं, जिसे कहेंगे स्टिफनेस आफ्टर रेस्ट। एक और ज़रूरी बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिमेट्रिकल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, यानी कि अगर एक घुटने का जोड़ अफेक्टेड हुआ है तो दूसरा घुटना भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस से अफेक्ट होगा। अगर एक रिस्ट या फिर एक कलाई में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है तो दूसरी कलाई में भी ज़रूर होगा। तो इस वजह से जॉइंट्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, मरीज़ जो है वो चल फिर नहीं पाता, अपना काम कर नहीं पाता। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इम्पेयर्स एंड रेस्ट्रिक्ट्स मूवमेंट्स। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में छोटे जॉइंट्स, शरीर के छोटे जॉइंट्स सबसे पहले प्रभावित होते हैं, स्पेशली हाथ के जॉइंट्स। सो स्मॉल जॉइंट्स आर अफेक्टेड फर्स्ट, यूजुअली ऑफ हैंड। समझते हैं हाथ के कौन से जॉइंट्स हैं जो सबसे पहले प्रभावित होते हैं। अब आप इस फिगर को देखो, ये एक हाथ का फिगर है, ये हाथ की हथेली है, ये हथेली है और ये कलाई है, ये रिस्ट है और ये जो है ये उंगलियां हैं। अब आप देखो कि सबसे पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस किन जॉइंट्स को प्रभावित करती है, कौन से जॉइंट्स हैं जो सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं।
नाउ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, ये जॉइंट्स जो हैं ये हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स हैं ये हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स एंड रिस्ट जॉइंट्स सबसे पहले प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे जो जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन है, जो जॉइंट्स की सूजन है वो बढ़ती जाती है। सो द इन्फ्लेमेशन कीप्स प्रोग्रेसिंग और इसकी वजह से कुछ समय बाद अल्नर डिविएशन हो सकता है। हाथ जो है वो पूरा टेढ़ा हो सकता है। हाथ की सारी उंगलियां छोटी उंगली की तरफ मुड़ सकती हैं, उसको बोलेंगे अल्नर डिविएशन। और इसके अलावा कुछ डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं, कई तरह की कुरूपता हाथ में आ सकती है। डिफॉर्मिटीज़ लाइक बुटोनियर डिफॉर्मिटी लाइक स्वान नेक डिफॉर्मिटी। सबसे पहले देखते हैं कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होती है। नाउ इस डिफॉर्मिटी में ये एक फिगर है, इसमें ये एक उंगली है। नाउ डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है ये मुड़ जाता है, ये बेंड हो जाता है, तो उसको कहेंगे कि डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स जो है वो फ्लेक्स हो गया। और जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वो एकदम सीधा हो गया, एकदम स्ट्रेटन हो गया, जिसको बोलेंगे कि हम हाइपर एक्सटेंड हो गया। तो एक जॉइंट जो है वो टेढ़ा हो गया, वो मुड़ गया, और दूसरा जॉइंट जो है वो एकदम सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो इस तरह की डिफॉर्मिटी को हम कहते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये डिफॉर्मिटी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हुई है। ये डिफॉर्मिटी जॉइंट्स में सूजन की वजह से हुई है। इसके विपरीत बुटोनियर डिफॉर्मिटी में क्या होता है, यहाँ पर डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स एकदम सीधे हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेटन हो जाते हैं, हाइपर एक्सटेंड हो जाते हैं, जबकि प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स जो हैं वो बेंड हो जाते हैं, वो मुड़ जाते हैं, यानी फ्लेक्स हो जाते हैं। तो अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस का वक्त पर इलाज ना हो तो सूजन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, हाथ हमारा टेढ़ा हो सकता है, अल्नर डिविएशन आ सकती है। इसके अलावा और भी तरह की डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि बुटोनियस डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और जोड़ों की जो मूवमेंट है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो ये सभी वो सामान्य लक्षण हैं जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखे जा सकते हैं अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस का वक्त पर इलाज ना हो। लक्षणों के बाद समझते हैं इटियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का कारण क्या है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मेन कारण जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ऐसे लोग जिनमें इनहेरिटेड HLA-DR1 एंड HLA-DR2 जीन्स हों, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप होने के। ना HLA का फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब समझते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। नाउ स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस। नाउ ये एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स प्रोटीन्स को सिट्रुलिनेट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं सिट्रुलिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। नाउ इस सिट्रुलिनेशन ऑफ प्रोटीन्स की वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। सिट्रुलिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है जिससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अब समझते हैं सिट्रुलिनेशन ऑफ प्रोटीन्स में होता क्या है ना। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अमाइनो एसिड आर्जिनिन कई प्रोटीन्स में होता है, जैसे कि आर्जिनिन होता है टाइप 2 कोलेजन में, विमेंटिन में, फिलैग्रीन में। नाउ सिट्रुलिनेशन प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रोटीन का आर्जिनिन अमाइनो एसिड सिट्रुलिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन में म्यूटेशन आ जाती है, और इस तरह
म्यूटेटेड प्रोटीन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है। अब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इन सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन्स को एंटीजेंस मानता है, इन्हें टॉक्सिक मानता है, इन्हें हार्मफुल मानता है। तो इम्यून सिस्टम चाहता है कि इन सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन्स को नष्ट कर दिया जाए, इन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो बॉडी के इम्यून सेल्स जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, ये सब बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने पर टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। और ये साइटोकाइंस और एंटीबॉडीज़ हमारे जॉइंट्स के हेल्दी सेल्स, हेल्दी टिश्यूज़ पर अटैक करते हैं। इसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, पेन होता है, दर्द होता है। जॉइंट्स की जो कार्टिलेज है और जो हमारी बोन्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अब समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी या फिर पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एक हेल्दी जॉइंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे नष्ट कर देती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मेनली साइनोवियल जॉइंट्स को प्रभावित करती है। ये एक डायग्राम है, दिस फिगर इज़ ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये दो बोन्स हैं जो कि एक जॉइंट बनाती हैं और दोनों बोन्स के बीच में एक जगह है, इस जगह को हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी में एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। नाउ दो बोन्स का वो हिस्सा जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बोन, और ये ब्लू कलर की है आर्टिकुलर कार्टिलेज। बोन्स की आर्टिकुलर सरफेस पर आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है और ये है पिंक कलर की साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन स्पेशल सेल्स या फाइब्रोब्लास्ट की बनी होती है और इन फाइब्रोब्लास्ट को, ये वो फाइब्रोब्लास्ट हैं जिसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन बनी होती है, और इन फाइब्रोब्लास्ट को कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवायोसाइट्स, इन शॉर्ट FLS। नाउ साइनोवियल मेम्ब्रेन एक विस्कस गाढ़ा लिक्विड बनाती है जो कि साइनोवियल कैविटी में भर जाता है, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये लिक्विड जॉइंट्स के स्ट्रक्चर को नरिश करता है, उनको पोषण करता है और उनको लुब्रिकेट भी करता है। और ये बाहर है एक कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल, ये दोनों बोन्स को बांध कर रखता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है हेल्दी साइनोवियल जॉइंट का। अब इस फिगर को देखो, ये भी एक साइनोवियल जॉइंट है। इस साइनोवियल जॉइंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है। अब समझते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से इस जॉइंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब हम सबको पता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कारण क्या है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कारण है सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन्स बॉडी में बनना। नाउ सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन्स की वजह से बॉडी के इम्यून सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। नाउ एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स जैसे कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, एक्टिवेटेड टी सेल, एक्टिवेटेड प्लाज्मा सेल्स, ये सारे इम्यून सेल्स साइनोवियल मेम्ब्रेन में घुस जाते हैं। तो ये डायग्राम देखो आप, यहाँ पर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है और इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन बहुत पतली है, यहाँ पर ये पिंक कलर की साइनोवियल मेम्ब्रेन बहुत ही मोटी हो गई, बहुत ही चौड़ी हो गई, ये थिक हो गई। ये थिक क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन। तो इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में सारे जो इम्यून सेल्स हैं वो घुस गए हैं। यहाँ पर ये इम्यून सेल्स, ये टी सेल्स साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, मैक्रोफेजेस ये भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स या फिर साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इस पूरे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इस पूरे जॉइंट में सूजन आ जाती है। इसके अलावा हमने अभी देखा था कि ये जो साइनोवियल जॉइंट है ये फाइब्रोब्लास्ट का बना हुआ है, ये सेल्स का बना हुआ है जिनको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवायोसाइट्स। नाउ इन साइटोकाइंस की वजह से, इन एंटीबॉडीज़ की वजह से ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं, इनका जो नंबर है वो बढ़ जाता है। आप देख सकते हो इस फिगर में
ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये मल्टीप्लाई हो गए, इनका नंबर बढ़ गया, तो हम कहते हैं कि देयर इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ना फाइब्रोब्लास्ट के प्रोलिफरेशन होने से साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत थिक हो गई, वो चौड़ी हो गई, वो बहुत मोटी हो गई और उसमें सूजन भी आ गई। अब ये जो थिकनिंग हुई है साइनोवियल मेम्ब्रेन के, तो इस एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैनस। इस थिक एबनॉर्मल साइनोवियल मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम पैनस। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये ग्रो कर रही है, इसकी वजह से धीरे धीरे ये जो कार्टिलेज है ब्लू कलर की और ये जो बोन है ये भी नष्ट होने लगती है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स साइनोवियल फ्लूइड में घुस जाते हैं। यहाँ देखिए, ये है हमारा साइनोवियल फ्लूइड, इसमें चले गए हैं न्यूट्रोफिल्स। ना ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। साथ ही साथ ये न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम प्रोटीएस, और इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और प्रोटीएस एंजाइम की वजह से जो इन्फ्लेमेशन या फिर जो सूजन है वो जॉइंट में और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अब ये जो इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे के सारे एक्टिवेट होकर जॉइंट्स में सबसे पहले सूजन प्रोड्यूस करते हैं, तो जॉइंट में दर्द होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये कार्टिलेज नष्ट होती है, साथ ही साथ ये जो बोन है वो भी नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे पूरा का पूरा जो जॉइंट है वो डैमेज होने लगता है। तो इस फिगर्स की मदद से हम समझ सकते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में साइनोवियल जॉइंट धीरे धीरे कैसे नष्ट होता जाता है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिसीज़। बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो बॉडी के हेल्दी सेल्स को, बॉडी की कार्टिलेज को, जॉइंट की कार्टिलेज को, जॉइंट की बोन को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब हम डिटेल में समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी या फिर पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब आप इस फिगर को देखो, ये फिगर जो है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को शो कर रहा है। दिस इज़ अ फिगर ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में हम देख सकते हैं कि इम्यून सेल्स जो हैं वो घुस गए हैं। नाउ दिस इज़ एक्टिवेटेड टी सेल, this is activated macrophage, this is activated B cell, और ये जो है ये है साइनोवियल फ्लूइड और यहाँ पर है एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल। अब एक्टिवेटेड टी सेल्स या फिर एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 17, और ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये फर्दर बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और साथ ही साथ मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करते हैं। बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स, वो फर्दर प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज़, और मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस। मैक्रोफेज प्रोड्यूस करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। अब ये सारे के सारे साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट को प्रोलिफरेट करते हैं। इनकी वजह से ये फाइब्रोब्लास्ट जो है ये सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, और इस सारे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैनस। अब आगे ये जो साइटोकाइंस हैं ये बोन सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ये बोन रिजॉर्प्शन सेल्स हैं। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं तो बोन्स जो हैं वो टूटने लगती हैं। सो एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट कॉजेज इरोजन ऑफ बोन्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स, बोन नष्ट होने लगती हैं, और इन साइटोकाइंस की वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन में नई ब्लड वेसल्स ग्रो होने लगती हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं एंजियोजेनेसिस। और फाइब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवायोसाइट्स इन ब्लड वेसल्स के थ्रू इस जॉइंट से माइग्रेट होकर दूसरे जॉइंट्स में पहुंच जाते हैं, जैसे कि एक घुटने से दूसरे घुटने में, एक कलाई से दूसरी कलाई में, और इसीलिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो सिमेट्रिकल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। बॉडी के दोनों भागों के, दैट मीन्स लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड्स के जॉइंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। इसके अलावा
फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स, मेनली प्रोटीएसेस एंड मेटालोप्रोटीनेसेस। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, ये कार्टिलेज और बोन्स में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाती है, बोन जो है उसमें इरोजन हो जाता है, कार्टिलेज और बोन दोनों ही नष्ट हो जाती हैं। और ये जो बी सेल्स है, जैसे हमने कहा था पहले, ये बी सेल्स दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। नाउ RF इज़ द रूमेटॉइड फैक्टर, ये एक एंटीबॉडी है। दूसरी एंटीबॉडी है ACPA, दिस इज़ एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये बॉडीज़ भी इन्फ्लेमेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज, इरोजन ऑफ बोन को बढ़ाती हैं, जॉइंट की कंडीशन को और ख़राब करती हैं। तो अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पूरी पैथोजेनेसिस को समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि इम्यून सेल्स जैसे कि T सेल्स, B सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये जिनका काम हमारी बॉडी को सुरक्षित करना है, यही इम्यून सेल्स हमारे जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इन्हीं इम्यून सेल्स की एक्टिवेशन से प्रोड्यूस होते हैं एंटीबॉडीज़, और इन्हीं इम्यून सेल्स की के एक्टिवेशन से प्रोड्यूस होते हैं साइटोकाइंस। और ये एंटीबॉडीज़ और ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, दे कॉज इन्फ्लेमेशन एंड फर्दर दे कॉज कार्टिलेज डैमेज, दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, दैट इज़ द बोन इरोजन एंड एंजियोजेनेसिस। पूरा का पूरा जो हमारा जॉइंट है वो ख़राब हो जाता है, जॉइंट्स की मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो फिगर है ये समराइज़ करता है कि एक्चुअली जॉइंट में क्या होता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की क्या पैथोजेनेसिस है, कैसे होता है ये, क्या किस प्रोसेस से एक नॉर्मल हेल्दी जॉइंट जो है वो उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, और जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही इम्पेयर्ड हो जाती हैं, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। अभी तक हमने समझा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है जिसमें जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं ना। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सिर्फ जॉइंट्स ही ख़राब नहीं होते, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के इफ़ेक्ट्स पूरी बॉडी पर होते हैं। तो आप समझते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पूरी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो इफ़ेक्ट्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑन द एंटायर बॉडी। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है जॉइंट स्वेलिंग, मतलब जो जॉइंट्स हैं बॉडी के, जो जोड़ हैं वो सूज जाते हैं, रेडनेस ऑफ द जॉइंट्स, लाल हो जाते हैं, पेन एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स जो हैं वो अकड़ जाते हैं। इसके अलावा स्लाइट फीवर, इन्फ्लेमेशन या सूजन की वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कई बार बढ़ जाता है जिससे बुखार आ जाता है। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से फटीग हो सकता है और मरीज़ को थकान महसूस होती है, और अपना काम ठीक से न करने की वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। फिर वेट लॉस, थकान, फीवर की वजह से भूख कम लगती है और वज़न कम हो सकता है। देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस भी हो सकती हैं, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और स्ट्रोक है उसका रिस्क भी बढ़ सकता है। अब हमने बहुत अच्छी तरह समझा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, इंटरलूकिन 6, इंटरलूकिन 1। ये सारे साइटोकाइंस हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं बॉडी में, LDL बढ़ जाता है, HDL कम हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ता है। और इन सभी वजह से जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस जो हैं उनके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इफ़ेक्ट जो बॉडी पे हो सकता है दैट इज़ अनीमिया। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अनीमिया हो सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस लिवर सेल से हेप्सिडिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। हेप्सिडिन बढ़ने से आयरन का अपटेक जो है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हो सकता है। देन ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिव होने से बोन्स टूटने लगती हैं, और इसी वजह से मरीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शंस, साइटोकाइंस के बढ़ने से इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। इन्फेक्शंस लाइक इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, शिंगल्स,
लंग डिसीज़ हो सकती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन जो है वो अगर लंग में हो जाए तो उससे लंग डिसीज़ हो जाएगी। देन रूमेटॉइड नोड्यूल्स, नोड्यूल्स मतलब गांठें। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में स्किन के नीचे छोटी छोटी गांठें हो सकती हैं। इसके अलावा ड्राई माउथ, ड्राई आइस, न्यूट्रोफिल्स जो कि इम्यून सेल्स हैं जो कि जॉइंट्स को डैमेज करते हैं, अगर ये इम्यून सेल्स सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाएं तो सलाइवा कम बनेगा, उसकी वजह से ड्राई माउथ होगा। और यही चीज़ आँखों में भी हो सकती है, दैट कॉजेज़ ड्राई आइज। देन नंबनेस एंड टिंगलिंग जो कि ज़्यादातर हैंड्स एंड फीट में देखी जाती है। नाउ जॉइंट्स के सूजने से जो नीचे नर्व्स हैं, वो नर्व्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, उन पर दबाव पड़ता है, और जब नर्व्स के ऊपर दबाव पड़ता है तो सेंसेशन कम हो जाती है। हाथ और पाँव सुन्न हो सकते हैं, उनमें नंबनेस हो सकती है, और कई बार झुंझुनाहट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज टिंगलिंग। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारी बॉडी पर देखे जा सकते हैं। सो ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंप्लीट पैथोजेनेसिस या फिर पैथोफिजियोलॉजी है। उम्मीद है आपको ये पूरी पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।